अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है शुक्रवार, तारीख है 10 मार्च 2023। विषय है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के जाल में विपक्ष। यह आलेख लिखे हैं प्रभु चावला जी, जो एडिटोरियल डायरेक्टर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के हैं। राजनीति में एकता मतों और विचारों की तार्किकता से निर्धारित होती है। ऐसी एकजुटता अक्सर इस सूत्र से पैदा होती है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। लेकिन भारतीय विपक्ष के व्यवहार में यह नहीं होता। विभिन्न क्षेत्रों और विचारों के विपक्षी नेताओं को बीते 8 सालों में केंद्रीय जांच एजेंसियां ने घेरा है और गिरफ्तार किया है, पर उनकी मोर्चाबंदी में के कोई संकेत नहीं है। कुछ दिन पहले सीबीआई ने आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार के आबकारी नीति के घोटाले में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया, तो किसी भी बड़ी विपक्षी पार्टी या नेता ने औपचारिक बयान देने से ज़्यादा कुछ नहीं किया। कुछ ने तो गिरफ्तारी की प्रशंसा भी की। गैर भाजपा विपक्ष की ओर से तब भी सामूहिक निंदा की आवाज़ नहीं उठी जब भयाक्रांत करने वाली ईडी ने तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, शिवसेना आदि दलों के नेताओं की घेराबंदी की। विडंबना है कि विपक्षी दलों की सरकारें लगभग आधे राज्यों में हैं और उनके 200 से अधिक सांसद हैं। विभाजित विपक्ष से उत्साहित होकर एजेंसियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और वे दागी नेताओं के अतीत और वर्तमान को खंगाल रही है। इससे वे चुनावी बोझ बन जाएंगे और विपक्ष कमज़ोर होगा। शायद ही ऐसा दिन होगा जब एजेंसियां वैसे कॉरपोरेट घरानों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के कार्यालयों पर दस्तक न देती हों जो दूर दूर तक ऐसे व्यक्ति से संबंधित हों जो कहीं भी भाजपा को चुनौती देते हों। मतदाताओं के लिए यह सामान्य मामला ही है। हाल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के अभिनंदन समारोह में आधा दर्जन दलों के नेता शामिल हुए थे, पर वहां भी सिसोदिया को सहानुभूति नहीं मिली। इससे पहले राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा को भी कई बड़े विपक्षी नेताओं ने अनदेखा किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 9 साल में गिरफ्तार नेताओं में 95% से अधिक विपक्ष से हैं। इससे विपक्ष भले चिंतित हों, लेकिन अभी भी उसके नेता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर सड़क पर उतरने के लिए तैयार नहीं हैं। वे एक दूसरे को तबाह करने के लिए विभाजित हैं। इसके उलट आपातकाल में सभी पार्टियों ने एकजुट होकर ताकतवर प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी का सामना किया था। जयप्रकाश नारायण ने उन्हें एकजुट किया था। सीटों के बंटवारे के बाद एक दूसरे के जानी दुश्मन जनसंघ और सीपीएम ने चुनावी गठबंधन बनाया था। उनके साथ आने से उत्तर भारत में कांग्रेस केवल एक सीट जीत सकी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस विरोधी ताकतों ने उच्च नैतिकता के साथ लड़ाई लड़ी थी। उनके नेता बेदाग थे, उन्हें जनता का भरोसा हासिल था। लेकिन जब राजीव गांधी के बाद कांग्रेस सत्ता में बेदखल हुई तो केवल उसी में फूट नहीं पड़ी, बल्कि कई क्षेत्रीय दल भी बिखर गए। गठबंधन युग का प्रारंभ 90 के दशक में हुआ। जाति एवं क्षेत्रीय आधार पर बनी विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां कई राज्यों में सत्ता में आईं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों में उनका वर्चस्व था। राव के दौर में पहला शेयर बाजार घोटाला हुआ, तब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। बाद में उनके समय में कई घोटाले सामने आए। 90 से 2020 तक के 3 दशकों में अनेक क्षेत्रीय दल राज्यों में सत्ता में आए। उस दौर में उनके मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने बहुत भ्रष्टाचार किया, जो
बदला लेने पर उतारू एजेंसियों के लिए काफ़ी है। तो जो तौर तरीका इंदिरा गांधी ने बनाया था, मोदी उसमें निपुण हैं। उन्होंने खेल और शासन के नियम बदल दिए हैं। भ्रष्टाचार विरोध और सुशासन के मुद्दे पर लगातार 2 चुनाव जीतकर उन्होंने विपक्ष को भागने पर मजबूर कर दिया है। विपक्ष का आपसी विश्वास उसकी समस्या है। मोदी जानते हैं कि नैतिकता एकजुटता करती है और अनैतिकता विभाजित करती है। उनकी टीम ने बड़ी मेहनत से सभी पार्टियों और संगठनों का बयान का ब्यौरा तैयार किया है। राजनीति बिना धन के नहीं हो सकती। इसलिए मोदी ने विपक्ष के पैसे का रास्ता ही तबाह कर दिया है। उनकी रणनीति है कि एक मुद्दे पर विपक्ष को लामबंद न होने दिया जाए। भले ही ममता के 1 दर्जन लोग जेल में हों या उन पर मुकदमा चले, वे लेफ्ट या कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगेंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कांग्रेस से सौदा नहीं करना चाहते, भले उनकी बेटी के खिलाफ जांच हो रही हो। मोदी से कहीं अधिक केजरीवाल और राहुल एक दूसरे को नापसंद करते हैं। यही हाल अखिलेश और मायावती का है। भूपेश बघेल और अशोक गहलोत पर एजेंसियां दस्तखत दे रही हों, पर कांग्रेस नेतृत्व अन्य विपक्षी दलों से संपर्क करने से घबराता है। बीते कुछ हफ्ते में बेघल के निजी स्टाफ और कुछ कांग्रेसी विधायकों पर छापे पड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को ईडी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तथा मुश्किल सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री विजयन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ईडी ने उनके कार्यालय से संबंध एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। लालू प्रसाद का परिवार रोज किसी न किसी एजेंसी के दस्तक का चक्कर लगाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर तलवार लटक रही है। सोरेन और लालू प्रसाद को कहीं से भी भरोसेमंद समर्थन नहीं मिल सका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विपक्ष को लामबंद करने में नाकाम रही है, क्योंकि उसके 2 पूर्व मंत्रियों पर राज्य और केंद्र के स्तर पर जांच चल रही है तथा वे जेल जाने को लेकर डरे हुए हैं। विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के एक दूसरे से अलग थलग रहने की वजह यह है कि वे ईडी और सीबीआई के छापों की आशंका को लेकर भयभीत हैं। यह उनका दुर्भाग्य ही है कि मोदी बेदाग हैं। मोदी पर राफेल लड़ाकू जहाज़ों की खरीद और भाई भतीजावाद को लेकर जो आरोप लगे थे, उन्हें साबित कर पाने में विपक्ष असफल रहा है। साथ ही सभी मामलों में अदालतों ने मोदी सरकार के पक्ष को ही जायज़ ठहराया है। साल 2024 की वास्तविकता यह है कि राजनीतिक लड़ाइयाँ में भरोसा खो चुका विभाजित विपक्ष ताकतवर मोदी को मामूली नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भी नहीं है। बदले की राजनीति करने के आरोप और नारेबाजी नाकाम रही। एजेंसियों ने कई अवैध कार्यों के लिए भी वैधता हासिल कर ली है। मौजूदा विभाजित विपक्ष देश को नहीं चाहिए। उनकी वजह से आज देश में सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध कोई भरोसेमंद वैकल्पिक आवाज़ नहीं बची है। अगला आलेख है पाकिस्तान की हेठी। दिन व दिन बदहाल होती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में अनेक अध्ययनों में रेखांकित किया गया है कि दशाहीन आर्थिक नीतियों के कारण तो यह स्थिति पैदा हुई ही है। साथ ही पाकिस्तानी सत्ता संरचना तथा कट्टरवाद, अतिवाद एवं आतंकवाद पर आधारित उनकी राजनीतिक दृष्टि से भी देश को आज कंगाली के कगार पर ला खड़ा किया है। इसके बावजूद आम मदद के लिए
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आगे गुहार लगाती पाकिस्तानी सरकार आत्ममंथन के लिए तैयार नहीं है। इसके उलट वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू कश्मीर को लेकर अपना पुराना राग अलापने में लगा हुआ है। स्थिति शांति एवं सुरक्षा के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने जम्मू कश्मीर के मसले पर अनावश्यक टिप्पणी की। इस चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जरदारी की टिप्पणियों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक बैठक में भी पाकिस्तान ने ऐसा ही किया था। वैश्विक मंचों की अपनी मर्यादा होती है। जिन विषयों पर चर्चा हो रही हो उन्हीं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी नेतृत्व हमेशा घरेलू राजनीति में अपना स्वार्थ साधने के लिए जम्मू कश्मीर का मुद्दा उछालता रहा है। यह जगजाहिर तथ्य है कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या में छोटे बड़े आतंकी गिरोह सक्रिय हैं तथा उन्हें पाकिस्तानी सरकार और सेना का पूरा संरक्षण मिलता है। आतंकवादियों को मिलने वाली वित्तीय मदद पर नज़र रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अभी हाल में ही कहा है कि पाकिस्तान से संबंधित गतिविधियों की निगरानी कर रही है। आतंकवाद के सहारे पड़ोसी देशों विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान दशकों से अस्थिरता फैलाने की कोशिश में है। अपनी सरहद के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल के तस्कर गिरोहों के माध्यम से नशीले पदार्थ भी भेजता रहा है। भारत से भागे हुए कई कुख्यात आतंकी सरगना पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। कश्मीर हो या पंजाब, भारत के अन्य हिस्से पाकिस्तान की हरकतों के बावजूद भारत की कोशिश रही है कि दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य हो तथा द्विपक्षीय वार्ता के लिए समुचित वातावरण बने, लेकिन पाकिस्तान की ओर से इस दिशा में कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई है। कंबोज ने सही ही कहा है कि यह पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वह बातचीत के लिए अच्छा माहौल बनाए जो आतंक और शत्रुता से मुक्त हो। अगला आलेख है उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक भेदभाव। उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक भेदभाव। यह आलेख लिखे हैं दो व्यक्ति मिलकर। पहला है केसी त्यागी, पूर्व सांसद हैं, और दूसरा है पंकज चौरसिया जो शोधार्थी है जामिया मिलिया इस्लामिया के। मशहूर समाजशास्त्री इस्माइल दरखाइम ने अपनी किताब ले सुसाइड में आत्महत्या का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए बताया कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। उनके अनुसार आत्महत्या व्यक्ति पर समाज एवं समूह के अस्वस्थ दबाव का प्रतिफल है। ऐसा ही मामला आईआईटी मुंबई के 18 वर्षीय छात्र दर्शन सोलंकी की आत्महत्या का है। आईआईटी जैसे संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के साथ व्यवहार तथा प्रबंधन की कार्यक्षमता पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। दर्शन सोलंकी के परिजनों का आरोप है कि दर्शन को दलित होने की वजह से प्रताड़ित किया गया और यह आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित हत्या है। दर्शन सोलंकी ने 3 महीने पहले ही आईआईटी मुंबई में दाखिला लिया था। आत्महत्या से कुछ समय पहले उसने फ़ोन पर बताया था कि उसके पिछले महीने घर वापस आने से कुछ समय पहले ही अपने सहपाठियों से दलित होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। सोलंकी ने आरोप लगाया कि उनकी जाति जानने के बाद उसके दोस्त को व्यवहार बदल गया और वे उससे बेहद ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि उनका मानना है कि वह मुफ्त में पढ़ा
पढ़ रहा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले वर्ष संसद में बताया था कि पिछले 7 वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा संस्थानों में 122 छात्रों ने आत्महत्या की है। इसमें ज़्यादातर छात्र दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम विद्यार्थी हैं। वर्ष 2014 से 2021 के बीच आदिवासी समुदाय के 3 छात्रों और दलित समुदाय के 24 छात्रों ने आत्महत्या की है, जबकि ओबीसी के 41 और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के 3 छात्रों ने आत्महत्या की है। देश के शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या को लेकर सबसे बड़ा बवाल तब हुआ था जब 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी रोहित वेमुला ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। वर्ष 2019 में मेडिकल की आदिवासी छात्रा पायल तवड़ी ने अपनी सहकर्मियों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। माना जा रहा है कि इन दोनों की आत्महत्या के बाद उठे तूफान से शिक्षण संस्थानों में स्थिति सुधरेगी, लेकिन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए देश के उच्च शिक्षण संस्थान कब्रगाह बनते जा रहे हैं। भाजपा सांसद किरीट पी सोलंकी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट 2019-20 के मुताबिक जागतिक भेदभाव के कारण एससी और एसटी के छात्रों को एमबीबीएस की परीक्षाओं में बार बार फेल किया जाता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन करते समय भी दलित और आदिवासी समुदायों के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है तथा आरक्षित सीटें इसी तर्क के आधार पर खाली छोड़ दी जाती हैं कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले। राज्यसभा में 4 फरवरी 2021 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सूचना दी थी कि उच्च स्तर के विज्ञान शिक्षण संस्थानों के पीएचडी कार्यक्रमों में दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की उपस्थिति बहुत कमज़ोर हुई है। भारत के सर्वोच्च विज्ञान शिक्षण संस्थान बेंगलुरु के IISc में 2016 से 2020 के बीच पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों में केवल 21% उम्मीदवार एसटी वर्ग से, 9% एससी से और 8% ओबीसी वर्ग से थे। देश के 17 IIIT में कुल पीएचडी उम्मीदवारों में से बमुश्किल 1.7% एसटी, 9% अनुसूचित जाति और 27.4% छात्र ओबीसी श्रेणियों से थे। भारत के 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और 7 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में आरक्षित श्रेणी के पीएचडी उम्मीदवारों की संख्या भी बहुत कम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 2016 के आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 के 12 में नामांकित अनुसूचित जाति के छात्रों का अनुपात 2014 से 15 में राष्ट्रीय औसत से अधिक था, पर वे उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का राष्ट्रीय औसत 24.3 है, जबकि दलितों का औसत 19.1 है। लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि 54 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से केवल 1 में अनुसूचित जाति से कुलपति हैं। केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अनुसूचित जाति के लिए 15%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें तय है। इस फार्मूले के आधार पर 54 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1005 प्रोफेसर में से कम 75 अनुसूचित जनजाति से होनी चाहिए, लेकिन केवल 15 हैं। अनुसूचित जाति के प्रोफेसरों की संख्या कम से कम 151 होनी चाहिए, लेकिन अभी केवल 69 हैं। कुछ दिनों पूर्व प्रधान न्यायाधीश EY चंद्रचूड़ ने दलित व आदिवासी छात्रों के आत्महत्या के मामलों को लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों के हालात पर अहम टिप्पणी में कहा, वंचित समुदायों के छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं आम होती जा रही हैं। ये आंकड़े मात्र नहीं हैं, ये
सदियों के संघर्ष को बयान करने वाली कहानियाँ हैं। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते वक्त क्या हम इस स्थिति के प्रति गंभीर हो सकेंगे? अगला आलेख है देश दुनिया से। 2024 तक महासागरों में 3 गुना प्लास्टिक। एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार यदि महासागरों में प्लास्टिक के कचरे को फेंके जाने की गति यूं ही जारी रही तो 2040 तक यह 3 गुना हो जाएगा। इसका अर्थ होगा महासागरीय जीवन को भारी नुकसान। इस अध्ययन में कहा गया है कि 2005 के बाद से महासागरों में प्लास्टिक फेंके जाने की मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ काम करने वाली अमेरिकी संस्था 5 जाइस इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया एक शोध कहता है कि 2019 तक दुनिया के महासागरों में 171 ट्रिलियन 2019 तक दुनिया के महासागरों में 171 ट्रिलियन टन प्लास्टिक तैर रहा था। माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के कचरे के बेहद सूक्ष्म कण तो महासागरों के लिए खास तौर पर खतरनाक होते हैं। वे न केवल जल को प्रदूषित करते हैं बल्कि समुद्री जीवों के अंदरूनी अंगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र में मौजूदा माइक्रोप्लास्टिक के खतरों को अब तक कम करके आंका गया है। प्रदूषण घटाने के लिए काम करने वाले एक ऑस्ट्रेलिया संस्था एनवायरमेंटल साइंस सॉल्यूशंस में वैज्ञानिक और प्लास्टिक एक्सपर्ट पॉल हार्वी कहते हैं कि इस अध्ययन में सामने आए आंकड़ों का स्तर अत्यधिक विशाल और कल्पना के बाहर है। इस शोध में 1979 से 2019 तक 6 समुद्री क्षेत्रों के 11,777 स्थानों पर सतह पर तैरने वाले प्लास्टिक के कचरे का अध्ययन किया गया है। एक बयान में संस्था के सह संस्थापक मार्कुर एक्सन ने कहा है कि इस सदी की शुरुआत के बाद से महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक की वृद्धि की दर अभूतपूर्व रही है। वे कहते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक कानूनन बाध्यकारी समझौते की जरूरत है ताकि इस समस्या को रोका जा सके। हाल ही में हुए वैश्विक सागरीय समझौते के बाद प्लास्टिक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। अगला आलेख है आपके पत्र से। स्कूलों में खेल मैदान की अहमियत। यह लिख रहे हैं हिमांशु शेखर केशपा गया से हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हर स्कूल के लिए खेल मैदान की अनिवार्यता पर मुहर लगाई है। यह स्वागत योग्य कदम है। खेल का मैदान धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। आजकल हर जगह निजी स्कूल भरे हुए हैं, लेकिन शायद ही किसी विद्यालय के पास खेल का मैदान है। बच्चे परंपरागत खेल से वंचित हैं। बच्चों का बचपन इंडोर गेम्स, टीवी और मोबाइल में सिमटता जा रहा है। इससे बच्चों का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। हमें बच्चों का बचपन बचाना होगा। बच्चों के लिए समाज और सरकार को खेल का मैदान उपलब्ध कराना चाहिए। अगला विषय है सतीश कौशिक का जाना काफ़ी दुखद। सतीश कौशिक का जाना काफ़ी दुखद। यह आलेख लिखते हैं युगल किशोर राही, जो छपरा से हैं। दूसरों को हंसाने वाले लोकप्रिय अभिनेता व डायरेक्टर सतीश कौशिक के निधन से सभी स्तब्ध हैं। डायरेक्टर सतीश ने होली के दिन में दिल्ली में अपने फार्म हाउस पर जम कर होली खेली। 66 वर्षीय कौशिक एक दिन पूर्व मुंबई में भी होली खेली थी। 1983 में मासूम से फिल्मी करियर शुरू करने वाले कौशिक शव को रुलाकर चले गए। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया।
चंदा मामा के नाम से चर्चित कौशिक वास्तव में अब चंदा मामा के पास हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अगला आलेख है कुछ अलग। जेल में बंद आदमी, जेल में बंद आदमी। यह आलेख लिख रहे हैं डॉक्टर वर्तिकानंदा, जो मीडिया विश्लेषक हैं। मेरी गज़लें पढ़कर कभी गम न करना, मुसीबतों के दौर में भी अपने आँखों नम न करना। मैं तो अपनी यादें छोड़कर इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे लिए अपने कीमती आंसुओं को बर्बाद मत करना। ज़िंदगी जीने की राह में बदनाम जमाना तुम्हें सिखाई देगा। जो एक बार धोखा दे दे उसे दोबारा आजमाने की कोशिश मत करना। ये पंक्तियाँ जेल से आई हैं, साथ में एक चिट्ठी भी थी। लिखने वाले ने लिखा है कि वह 2008 से जेल में बंद है। जब जेल में आया 8वीं पास था। जेल में रहते रहते एमए तक की पढ़ाई की। अधिकारियों ने हौसला दिया तो जेल की अंधेरी कोठरी में पढ़ने लगा। कई गज़लें लिखीं। 110 पन्ने की गज़लें अब तैयार हैं। लिखने वाले का नाम बताना उचित नहीं, क्योंकि उसे फांसी सुनाई गई है। उम्र 42 वर्ष। एक दिन जेल के कुछ स्टाफ और बंदियों ने उसे तिनका तिनका के बारे में बताया। उसके बाद एक चिट्ठी और यह गज़ल मेरी दहलीज पर पहुंच गई। इस तरह इस बंदी से मेरा पहला परिचय हुआ। यह उन करीब 5 लाख बंदियों में से एक है जिसके पास उम्मीदों के नाम पर सिर्फ अक्षरों की पोटलियां हैं। इसके बावजूद वे अब अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से लिखना चाहते हैं। उसने ज़िंदगी के कई सच जेल में आने के बाद ही जाने। आँखों के सामने से धूल छट गई। जहां देश का कानून शातिर और क्रूर अपराधियों को तुरंत सजा देकर कोई नज़ीर पेश नहीं करता, वहीं जेल में बंद सभी बंदियों को एक ही नज़र से देखकर जेल सुधार की गुंजाइश को भी घटा दिया जाता है। समाज यह मान लेता है कि जो जेल में है वह अपराधी ही है और अपराधियों की सीमा भी वहीं तक है। जेल के बाहर के अपराधी बाहर की दुनिया को नहीं दिखते। जेल से खुद को बचाकर रख रहे यह अपराधी उन अपराधियों से ज़्यादा विद्रूप हैं। मेरे हर जेल दौरे पर बहुत से ऐसे बंदी मिलते हैं जिनका भरोसा न तो कानून पर है, न नेताओं पर, न ही मीडिया पर। वे समझते हैं कि ये तीनों जेलों को लेकर शब्दों को उछालने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। बंदी यह भी जानता है कि स्वार्थ की जेल में बंद ऐसे कई लोग खुद उनसे भी ज़्यादा बदतर हैं। कुछ दिनों पूर्व सभी ने कुछ संकल्प लिए होंगे, ज़्यादातर निजी हित और स्वार्थ में होंगे। जेल को लेकर कोई वादा किसी ने किसी से नहीं किया होगा। चलिए इस वर्ष खुद से एक अनूठा वादा कीजिए कि आप अपनी उस जेल को तोड़ेंगे जिसमें आप बंद हैं। लालच, स्वार्थ, अभिमान और तमाम गलत कामों की जेल। यह जेल टूट गई तो पूरा जीवन सुगंधित हो उठेगा। अगला आलेख है मानव जीवन। आप तब तक जीवित हैं जब तक आपके जीवन में एक उच्च उद्देश्य है। हम जीवन में उद्देश्य लाएं। जीवन में हमें क्या चाहिए यह निश्चित करें और उस उद्देश्य को पूरा करें। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, क्या मैं जीवित हूँ? गुरु ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, तुम सचमुच भाग्यशाली हो कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न तो उठा, क्योंकि अज्ञानी के मन में ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। उसे यह भी संदेह नहीं होता कि वह मरा हुआ है या जीवित है, क्योंकि वह सांस ले सकता है,
खा सकता है, इच्छा कर सकता है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परिश्रम कर सकता है। इसलिए उसे लगता है कि वह जीवित है। यदि केवल सांस लेना ही जीना है तो आप में और गोभी में क्या अंतर है? वे भी सांस ले सकते हैं। यदि आप यह कहें कि मैं तो इच्छा कर सकता हूँ और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत भी कर सकता हूँ, तो आप में और जानवरों में क्या अंतर है? उसके मन में भी इच्छाएं पैदा होती हैं। वे भी अपनी प्रीतियों को पूरा करने का प्रयास करते हैं और अपने तरीके से संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। केवल सांस लेना और खाना ही मानव जीवन नहीं हो सकता। वह शायद वनस्पति या पशु का जीवन हो सकता है। मानव जीवन इससे कहीं अधिक है। चैतन्य जो जन्म से पहले मौजूद था और मृत्यु के बाद भी मौजूद रहेगा। इस मूल तत्व को जानने में ही मानव जीवन की पूर्णता है। क्या मैं जो जीवन जी रहा हूँ उसे सही अर्थ में मानव जीवन कहा जा सकता है? मन में इस प्रश्न का उठना अध्यात्म की शुरुआत है। यह प्रकाश की पहली किरण है जिसके बिना आपके जीवन में ज्ञान का सूर्य उदित नहीं हो सकता। इस प्रश्न के साथ आपका एक नया जन्म हुआ है। इस नए जीवन का आपको वरदान मिला है। यह आपका वास्तविक जन्म है। यह आपके जीवन की सही शुरुआत है और धन्य है वह जिसके मन में यह प्रश्न उठा है। एक बार भी अगर यह प्रश्न उठा तो उसके पश्चात वह अज्ञानता की निद्रा में अधिक समय नहीं रह सकता। इसी के साथ आज का एडिटोरियल समाप्त होता है।